अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमर है और मैं पिछले 7 महीनों से आयरलैंड में साइकेट्री नॉन कंसल्टेंट हॉस्पिटल डॉक्टर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। अभी चूँकि दोबारा से इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो गया है, मेनली जो जुलाई का इंडक्शन है, तो मैंने सोचा कि जो कैंडिडेट्स अभी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस हो कि इंटरव्यू कैसे हो सकता है और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या एक्सपेक्ट किया जाए। ठीक है, पढ़ना आपने खुद है, सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्ट करें ताकि आप वहाँ पे आपको कोई इशू ना हो। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो एक है लैंग्वेज का बैरियर है। हमारे पास क्लिनिकल नॉलेज की कमी नहीं होती है। अगर आप एक साइकेट्री ट्रेनी है या आपने एज एम ओ बी साइकेट्री बोर्ड में काम किया हुआ है तो इलम की कमी नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे कोई केस नहीं है कि जो पाकिस्तान में नहीं होते हैं। तकरीबन सारी केसेस जो यहाँ पे हैं वो पाकिस्तान में भी होते हैं। लेकिन ये होता है कि हमारा सबसे बड़ा बैरियर होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। तो जिस तरह भी मैं पख्तून हूँ तो हम पश्तो को पहले उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, फिर उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली एक इंग्लिश बोलें या कोई भी लैंग्वेज बोलें तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आपके जो सोच होती है वो अल्फाज में चेंज हो जाती है। तो मेरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू से पहले वो ये है कि आप रेगुलर इंग्लिश में बोलें, क्योंकि इंग्लिश आपकी ज़रूरत है। इंग्लिश आप जब रेगुलरली इसको यूज़ करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा वो जनरल या आ या इस तरह, जिससे ये एक तासुर जाता है कि भाई इसको नहीं आता है, वो नहीं जाएगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको इल्म की कमी है, ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप या आ या फिर अटक जाते हैं और आपका आंसर शॉर्ट हो जाता है। और लैंग्वेज बैरियर की वजह से कभी कभार हमारे पास इल्म होता है, नॉलेज होती है, आंसर होता है, लेकिन चूंकि हमें थोड़ा सा जो है लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमें थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होती है, शाइनेस फील होती है, तो हम आंसर छोटा करके देते हैं, जो कि गलत बात है। रेगुलर इंग्लिश बोलें, ये नहीं है कि इंटरव्यू में आप सिर्फ इंग्लिश बोलें और फिर बाद में नहीं। इंग्लिश इस वक्त आपकी ज़रूरत है अगर आप आयरलैंड में एज साइकेट्रिस्ट काम करना चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो ये इसमें ये है कि आप हमें जो दूसरा जो बड़ा इशू इंटरव्यू में होता है कि हम आर्टिफिशियल आंसर बना के जाते हैं, यानी कि हम आंसर याद कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि इफ़ आई सी दिस पेशेंट एंड आई विल डू दिस एंड दैट। आप सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह आप आपस में पश्तो में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं तो उसी तरह आप इंटरव्यू में भी जवाब दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर इंग्लिश बोलें। मैं शॉर्ट करता हूँ। सबसे पहले ये है कि जब इंटरव्यू शुरू होगी तो ऑनलाइन ही होती है मेजॉरिटी केसेस में। तो इंटरव्यू में 3 या 4 लोग बैठे होते हैं, मेनली एक हॉस्पिटल सॉरी HR ह्यूमन रिसोर्सेज के मेंबर होते हैं, एक जो होते हैं या जो डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, और एक ज़्यादातर क्लिनिकल डायरेक्टर होते हैं। वो आपसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह करो। तो सबसे पहले जो होता है आपसे वो कहते हैं कि भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना। अगर टाइम कम हो तो डायरेक्ट कहते हैं कि भाई गो थ्रू योर CV। सीवी में ज़रूरी चीज़ है आप बिल्कुल पीछे से ना शुरू हो, बल्कि सिर्फ इस वक्त शुरू करें कि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये जॉब कर रहा था, इससे पहले मैं ये जॉब कर रहा था। तो वो आपको उधर ही रोक लेंगे, उनको बहुत ज़्यादा MBBS तक जाने की ज़रूरत नहीं, वो पहले पूछ। और उनका दूसरा सवाल जाता ही होगा कि आप जो अभी जो कर रहे हो उसमें आपका रोल क्या है, जो जिस डिपार्टमेंट में आप हो, अगर आप साइकेट्री में हो तो आपका रोल क्या है इस डिपार्टमेंट में। तो अगर आप ट्रेनी हो तो पाकिस्तान में ट्रेनीज़ का, जिस तरह मैंने 4 ईयर ट्रेनिंग की है पाकिस्तान में, तो ट्रेनीज़ का यही होता है कि उसने सारा वार्ड संभालना होता है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैं जो है क्लिनिकल टीम का मेंबर हूँ और हम पेशेंट रिसीव करते हैं, OPD में हम पेशेंट देखते हैं, इन पेशेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो जो आप करते हो वार्ड में वही पश्तो उर्दू जो भी आपकी ज़बान है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता दो। कोई आर्टिफिशियल होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बताओगे कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। एवरीबडी नोज़ कि हम अपने वार्ड में क्या करते हैं। और हो सकता है कि जो आपके इंटरव्यू में उसमें से कोई ऐसा भी हो जो कि साउथ एशिया से ही हो, तो उनको पता होता है कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यू शुड बी वेरी रियल, और वही आपका जो होगा वो बनेगा, एडवांटेज मिल जाएगा करंट जॉब। और उसके बाद जो होगा, जो ज़्यादातर जो उनका सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होता है वही होता है कि भाई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के बारे में आपको क्या पता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वही जो पाकिस्तान में जो जिसको हम कहते हैं कि वार्ड का स्टाफ हैं, वही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं सर। यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दो भी हो सकते हैं साइकेट्रिस्ट, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है मतलब क्या कहते हैं स्पेशलिटी आप कह सकते हो कि साइकेट्री, एक साइकोलॉजिस्ट, एक जो होते हैं नर्स, इसके अलावा एक सोशल वर्कर और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये जो 4 या 5 फील्ड्स हैं, ये जो होती है मिलकर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाती है। तो साइकेट्रिस्ट, नर्स, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ये मिलकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाती हैं। और ये हर एक इंसान जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में जो होता है अपना इनपुट देता है और फिर पेशेंट को मैनेज किया जाता है। तो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट पेशेंट मैनेज करिए, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट, सारे मिलकर करते हैं और इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं।
इसके अलावा कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो कि जैसे चाइल्ड साइकेट्री, तो उसमें चाइल्ड आर्ट थेरेपिस्ट भी होता है, चाइल्ड आर्ट साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर वो है फील्ड। इसके अलावा आपसे ये पूछें कि आपने साइकेट्री क्यों चूज़ की, मैं कोई आंसर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उसकी वजह देखिए फिर वही आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो वही बताओ जो जिस वजह से चूज़ किया। अगर आप अपनी लाइफ साइकेट्री को दे रहे हो तो आपने कुछ सोच के ही चूज़ किया होगा। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि वही जवाब दो जो आपने किया हो। मेरा पर्सपेक्टिव में ये है, मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, जो मैंने 2018 में साइकेट्री को चूज़ किया था एज माई फील्ड, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। की कोई बात है कि फिजिकल नॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होती हैं, जो मेंटल नॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो मेडिकेशन से मैनेज हो सकती हैं, साइकोथेरेपी से मैनेज हो सकती हैं। तो ये मेरा एक रीज़न है, और यही मैं इंटरव्यू में बताता हूँ कि इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी ये होती है कि इसमें आप मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की कैपेसिटी भी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो एक मेन क्वेश्चन होता है वो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ पे भी कोलीग में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप मुख्तलिफ इंटरनेट पे वो मीडियम मौजूद है, आप क्या बता सकते हो? द ओनली थिंग इज़ के बेहतरीन तरीका ये है, जो सबसे ज़रूरी, कि कॉन्फ्लिक्ट को खुद मैंने सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वहाँ पे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रहा है, तो उस वक्त अगर जो है इमोशंस हीटेड हैं, दोनों गुस्से में हैं, तो बेहतर है कि इस वक्त के लिए छोड़ दें और नेक्स्ट डे के लिए इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद के लिए थोड़ी देर ब्रेक दे दें उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप डील कर सकते हो, क्योंकि जब इमोशंस कम आ जाए तो फिर आपका रैशनल माइंड काम करता है, यानी कि सिंपैथेटिक माइंड, जब आप गुस्से में होता है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो वो जब उसके बाद जो है, जब आप क्या कहते हो उसमें कहते हैं ठंडे पड़ जाते हो, तो उसके बाद जो है आप फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होते हो, फिर आप जो है काफ़ी रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये एक बात है, लेकिन आपका आंसर आपका अपना होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है मेनली जो है एक जो क्वेश्चन होता है मेंटल हेल्थ एक्ट का होता है। मेंटल हेल्थ एक्ट यहाँ के कानून का एक हिस्सा है, जिसके मुताबिक ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि एक पेशेंट को, जो मेंटल हेल्थ का पेशेंट है, उसको कैसे डील किया जाएगा। तो उसके लिए तो बहुत सारे उसमें प्रोविजंस है, लेकिन मेनली जो ये इसमें यूज़ होता है कि जब इनवॉलंटरी एडमिशन होता है या कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन आप करते हो पेशेंट के मर्जी के खिलाफ, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ एक्ट की ज़रूरत होती है। उसमें इनवॉलंटरी एडमिशन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पेशेंट का सिक्लूजन होता है, ठीक है ना, या जो होता है रिस्ट्रेनिंग होती है, तो वो भी मेंटल एक्ट के मुताबिक ही होती है। उसमें प्रॉपर जो होता है, उसमें प्रॉपर वो है, प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह अभी चाइल्ड एडोलेसेंस में ये होता है कि अगर पेशेंट को आपने सिक्लूजन में डाल दिया है, तो वो 4 आवर्स के बाद जो होता है उसको साइकेट्रिस्ट चेक करेगा, और हर 2 आवर्स के बाद जो होता है नर्स चेक करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हर 4 आवर्स के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट है, और इसके फॉर्म्स हम फिल करते हैं, उसके बाद फिर हर रोज़ जो होता है मेंटल हेल्थ एक्ट को ये फॉर्म्स जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन मेनली ज़रूरी है आपके लिए कि आपको मेंटल हेल्थ का पता हो कि ये एक जो आयरिश कानून है उसका हिस्सा है, जिसके बहुत सारे उसके डिवीजन हैं, लेकिन इसमें जो मेन ज़्यादा यूज़ होता है वो ये होता है कि जब इनवॉलंटरी एडमिशन होता है, तो वो इस इनके रूल्स के मुताबिक होता है, मेंटल हेल्थ एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो होता है एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली है कि आप इमरजेंसी में हो या आप अपने वार्ड में हो और आपको इमरजेंसी कॉल है कि एक पेशेंट है उसने सेल्फ हार्म किया हुआ है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, और उसकी वजह है कि यही इमरजेंसी जो साइकेट्री की इमरजेंसी होती है उसमें ये पेशेंट बहुत कॉमनली आते हैं। सेल्फ हार्म किया हुआ है, सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, तो हाउ विल यू मैनेज इट? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेशेंट से यू शुड बी अ सेफ साइकेट्रिस्ट। तो उसमें यह है कि जब आपको कॉल आए, तो आप बेहतरीन चीज़ ये है कि कॉल पे ही पूछो कि क्या पेशेंट मेडिकली क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट ने टेबलेट्स खाई हुई हैं, तो क्या उसकी ब्लड टेस्टिंग वगैरह हुई है कि नहीं हुई है, और उसको जो है क्या मेडिकली क्लियर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। क्योंकि मेडिकली क्लियर ना हो तो पेशेंट को आप नहीं डील कर सकते हो। बेहतरीन तरीका है मेडिकली क्लियर हो, उसके बाद फिर आप पेशेंट को करो। उसके अलावा अगर पेशेंट ने सेल्फ हार्म किया हुआ है, तो क्या पेशेंट के साथ कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो दूसरी, अगर पेशेंट अकेला है तो दूसरी बार भी हार्म कर सकता है। तो ये सारा जो है, इसके ये बारे में नोट्स भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपसे वो रिस्क असेसमेंट करवाएंगे कि भाई ये तो इवेंट से, यानी आप पेशेंट के पास नहीं पहुंचे और आपने ये कर लिया कि आपने मेडिकली क्लियरेंस का पूछ लिया, कोई रिस्पॉन्सिबल पेशेंट के साथ इंसान है, या नर्स है, या कोई सोशल वर्कर है, या वो इवन उसके अपने पेरेंट्स है, वो हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये, लेकिन जब इवेंट के बाद जब आप पहुंच जाते हो पेशेंट के पास, तो आप सुसाइड रिस्क असेसमेंट करते हो, सुसाइड इंटेंट रिस्क असेसमेंट करते हो, या सेल्फ हार्म की असेसमेंट करते हो। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए जो है ऑक्सफोर्ड में जो है सुसाइड का अपना चैप्टर है, उसमें सारे टेबल्स बने हुए हैं, और वो आप पढ़ लो, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब बहुत जो होता है आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अल्कोहल के जो है उसमें भी है
ऑक्सफोर्ड में है, लेकिन मोड्सले में अल्कोहल के बारे में काफ़ी मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो वो आपने बहुत ज़रूरी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहल अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह के क्वेश्चन एडल्ट में बहुत ज़रूरी है, आपको आना भी चाहिए और आपसे पूछ भी सकते हैं। लिथियम क्लोजेपिन, ये एडल्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, चाइल्ड में तो लिथियम एक पेशेंट देखा है मैंने, लेकिन क्लोजेपिन का मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन एडल्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक का जनरल ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है, हाँ, एक इस तरह के केस जो है, जो मेरी पहले इंटरव्यू था उसमें ये पूछा गया था कि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो उसकी डीडीज क्या होंगे, तो आप डिफरेंट डायग्नोसिस बता सकते हो। तो मेनली आपको जो है ये सारा होगा। तो मैं दोबारा समराइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ अप्रैल और मई में इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी। सबसे पहले जो है आपको ज़रूरी है कि आपको जो है रेगुलर आप इंग्लिश बोलो, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो और आप या इस तरह ब्रेक्स ना लो। सेकंड थिंग होगा कि आपको अपनी सीवी के बारे में पता होना चाहिए। सीवी तो आपकी अपनी है, तो आपने खुद ही बनाई है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि आप अभी से करंट से शुरू करके पीछे जा सकते हो, उससे ये फ़ायदा होगा कि उनको इंटरेस्ट ही करंट में है। उसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आपकी करंट रोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं वार्ड में कितने बेड्स हैं, कितने फीमेल कितने मेल के हैं बेड्स हैं। और इसके अलावा जो है फिर आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का पूछेंगे, सेल्फ हार्म के बारे में पूछेंगे और सुसाइड के बारे में पूछेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पूछेंगे, और ठीक है। और उसके अलावा अल्कोहल, लिथियम, क्लोजेपिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, और ये मेन क्वेश्चंस होते हैं। और जो है, हाँ, एक चीज़ है, वो ये है कि चिल्ड्रन फर्स्ट का यहाँ पे एक कानून है कि भाई आपको चिल्ड्रन के जो प्रोटेक्शन है उसको, या चिल्ड्रन की सेफ्टी को आपने वो करना है, प्रायोरिटाइज करना है। तो अगर आपको कोई ऐसा लगे कि आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कानून है, डेफिनेटली आप यहाँ पे काम नहीं करते हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा ऐसा है, आपको फील हुआ है ड्यूरिंग असेसमेंट कि पेशेंट जो चाइल्ड है उसकी प्रॉपरली केयर नहीं की जा रही है, या पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्टाइल हो गए हैं किसी वजह से, या पेशेंट चाइल्ड जो है किसी फॉस्टर केयर में है और वो हॉस्टाइल हो गए किसी वजह से, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन की जो प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट का इदारा है उसका नाम टुस्ला है, ठीक है, TUSLA। तो ये जो है इसको तो फिर आपने रिपोर्ट करना होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।